Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए श्रमिकों के कल्याण और कारोबार में सुगमता के लिए लाई गई 4 नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिक्की के सहयोगी निकाय अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन के कार्यकारी समिति सदस्य मयंक डायस और ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र TUCC के महासचिव SP तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। भारत के नए श्रम कानूनों ने कामगारों, उद्योगों और जानकारों के बीच कई नई चर्चाओं को जन्म दिया है। आज हम इन कानूनों के प्रभाव, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं TUCC के जनरल सेक्रेटरी SP तिवारी और AIOE की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य मयंक डायस। आप दोनों का आकाशवाणी में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। SP तिवारी जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा कि देश में इन नए श्रम कानूनों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि जब डॉक्टर रविंद्र वर्मा कमीशन बना और रविंद्र वर्मा कमीशन ने देखा कि देश के जो मजदूर हैं उनको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मल्टीपल लेयर्स के कानूनों में जाना पड़ता है और परिभाषाएं भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हैं। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया कि देश के कानूनों को कोडिफाई किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। और तब से ये चर्चा चालू हो गई कि भाई कानूनों को उन्होंने 5 कोड में बदलने की बात कही थी। सरकार ने आपसी जो भी तालमेल बैठाया, उन्होंने 4 कोड प्रपोज किए और इन 4 कोड के ऊपर बहुत सारी चर्चा परिचर्चा चली, बहुत सारी त्रिपाक्षिक बैठकें हुई और हमने उसमें देखा चारों कोड में कम से कम 2-2, 3-3 ड्राफ्ट आए। पहला ड्राफ्ट आया, उसमें काफी रिकमेंडेशन आए, उसको सरकार ने फिर दोबारा लेकर के फिर ट्राइपार्टाइट कमेटी की मीटिंग बुलाई, फिर दोबारा ड्राफ्ट में भी काफी कुछ संशोधन आए, फिर तिबारा आए। उसके बाद सरकार ने जो भी हो नियोक्ताओं से भी बैठक अलग से स्वाभाविक रूप से की होगी और करने के बाद सरकार ने अपना रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया। रिकमेंडेशन प्रस्तुत करके उन्होंने कोड लागू करने के बाद जो सरकार का फाइनल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें 2 कोड के बारे में, कोड ऑन वेजेज और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जो 2 और कोड थे, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कोड ऑन OSH, इसके ऊपर थोड़ी हमारे रिजर्वेशन थे और उस पर हम कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। सरकार बहुत देर से बातचीत कर रही थी और सरकार ने कहा था कि हम जब समय आएगा तो विचार करेंगे, इत्यादि इत्यादि। जिस दिन ये कोड लागू हुआ उसके कुछ दिन पहले ही हमारी बैठक हुई थी, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और राष्ट्रीय अधिवेशन में इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी। पूरे देश के लोग आए थे और चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने तय किया था कि कोड को लेके हमें अपना रिजर्वेशन सरकार के सामने रखना चाहिए। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री से मिला और हमारे अपने सुझाव थे उससे उनको अवगत कराया। माननीय मंत्री ने हमारे सारे सुझावों को गंभीरता से देखने का वचन दिया और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप अगर कोड लागू करने देते हैं तो आपके जो सुझाव है उस पर सरकार अमल करेगी और उसका कुछ रास्ता निकालेगी। अब मैं इसका दूसरा पहलू पर मैं आता हूँ। ये जो दूसरा पहलू है उसके 2 भाग है। एक भाग देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और एक भाग देश के श्रमिक जगत से जुड़ा हुआ है। जो श्रमिक जगत से जुड़ा हुआ भाग है वो ये है कि भारत में आज के दिन में 54 करोड़ मजदूर, ये 54 करोड़ में से करीब 8-9 करोड़ लोगों को किसी ना किसी तरह की सामाजिक सुरक्षाएं उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, PSU एम्प्लॉयज है, इत्यादि इत्यादि। तो इन लोगों को 9 करोड़ लोगों की सुविधा उपलब्ध है। अब जो 44 करोड़ का एक ह्यूज तबका है श्रमिक जगत का, उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कैसे लाया जाए, ये एक बुनियादी विषय था जिस पर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि जो आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स हैं या घरेलू कामगार हैं, इनको हम EPFO के दायरे में कैसे ला सकते हैं। चूंकि आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील जो वर्कर्स हैं, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का कंट्रीब्यूशन इनके ऑनरेरियम में आता है। तो मेरा ये कहना था कि क्यों ना ये दोनों ऑनरेरियम, जैसे जिस प्रोपोर्शन में स्टेट और सेंट्रल डिवाइड करती है, इनके PF का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट और सेंट्रल आपस में डिवाइड कर लें और घरेलू कामगारों के लिए आप सेल्फ कंट्रीब्यूटरी स्कीम ला दीजिए। तो ये विषय हमने इनके सामने उठाया था और सरकार ने हमें गंभीरता से इन विषयों को सुलझाने का भरोसा दिलाया। अब मैं दूसरा पक्ष कह दूं
कि जो हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, कि आप देखिए कि जब हम कंपटीशन करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन है उनके जीडीपी में करीब करीब 25-26% का है। हम लोग 16-17% पर थे, 18 तक गए थे। अब हम लोग फिर 14.5-15 पर आ गए। तो ये जो हमारे यहाँ स्ट्रिंजेंट कानून थे, इसके चलते ऐसा लगता था कि जितना पूंजी निवेश हमारे देश में आना चाहिए वो पूंजी निवेश नहीं आया। और अगर पूंजी निवेश यहाँ आता तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी है, ये बेरोजगारी नहीं बढ़ती, लोगों को रोजगार मिलता। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन में ये जो कोड आए हैं, ये भारत के बदलते इतिहास की तस्वीर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है, ये सपना भी पूरा होगा। और इसके लिए श्रमिक जगत जितना मजबूत होगा, समाज उतना ही समृद्ध होगा। और समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र खुद ब खुद समृद्ध होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारत के अर्थनैतिक विकास में। जी। तो ये दोनों पक्ष हमने आपके सामने रखे। जी, मयंक जी, अगर हम यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएं तो मजदूरों के वेतन ढांचे पर क्या प्रमुख बदलाव देखते हैं आप इन नए कानूनों से? जो न्यूनतम वेतन है और वेतन की परिभाषा है वो नए कानूनों में बदली है। अब तक 29 कानून थे और उनमें से हर कानून में वेतन की परिभाषा अलग अलग होती थी। अब एक यूनिफॉर्म वेजेस की परिभाषा है जो हर कानून में सेम होगी, चाहे आप चार में से कोई भी कोड उठा लीजिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब ये वेज की परिभाषा क्या है? अब से अगर आप अपनी कोई सैलरी स्लिप उठाएं तो आप उसमें देखेंगे कि उनमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। एक बेसिक पे का कंपोनेंट होता है, एक एचआरए का कंपोनेंट होता है, एक कन्वेयंस अलाउंस हो गया या कोई और अलाउंस हो गया। तो अब जो सरकार ने कहा है इन चार कोड्स में वेजेस की परिभाषा में आपको कम से कम 50% बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, इन तीन कंपोनेंट्स में डालना अनिवार्य है। आप कभी भी अपने वेज स्लिप में आगे वाले समय में 50% से कम बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस में नहीं देखेंगे। अब इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला तो कि आपका ऑटोमेटिकली जो प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन जो आप हर महीने करते हैं वो बढ़ जाएगा। अगर आपका बेसिक पे आज की तारीख में कम है, अगर वो अब 50% हो जाएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड के लिए जो आपकी इवेंचुअल रिटायरल के लिए बेहतरीन है, वो बढ़ जाएगा। और दूसरा, आपका जो ग्रेचुटी है, जो आपको जब भी आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं या अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आप 1 साल कंप्लीट करोगे तो जब भी आपको ग्रेचुटी मिलनी होगी आपको एक बड़ा अमाउंट ग्रेचुटी में मिलेगा। तो ये मेजर इम्पैक्ट है वेजेस की डेफिनेशन के चेंज में। और मयंक जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो अनुपालन की प्रक्रिया है कंपनियों के लिए, उसमें क्या बदलाव आने की संभावना है? सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए अनुपालन में, कंप्लायंस में जो रिलैक्सेशन है वो ये है कि जो हमारे अलग अलग रिटर्न्स होते थे, अलग अलग हमारे को लाइसेंसेस लेने होते थे, अब वो सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब हम एक ही लाइसेंस लेंगे। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, ओएसएच कोड में इन्होंने 13 कानूनों को एक साथ करा है। इन 13 कानूनों में पहले हमारे को 6 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करनी होती थी। अब एक ही लाइसेंस लेना है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो काफी कंप्लायंस में, अनुपालन में सहायता होगी स्मॉल बिजनेसेस को स्पेशली। एसपी तिवारी जी, क्या इन कानूनों से मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सशक्त होगी? जो अभी ईएसआई में जो रिफॉर्म्स में कोड में आया है, उसमें था कि 10 लोग से कम अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ ईएसआईसी लागू नहीं होगा। अब उसको ऑप्शनल कर दिया गया है। एम्प्लॉय अगर चाहे तो एक वर्कर भी है तो भी एसआईसी लागू हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है जिससे लोगों को मदद मिलेगी, खास करके छोटे और मझले जो एमएसएमई के इंडस्ट्रीज हैं, उनको अगर प्रॉफिट लेना है, उसका बेनिफिट लेना, तो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरा विशेष यह है कि सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में जहां 44 करोड़ मजदूर काम करते हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं सरकार कभी भी बातचीत करके, जो उसका सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा वहां बातचीत करके सरकार वो योजनाएं ला सकेगी। ये एक बहुत ही बड़ा एक चेंज है। और दुनिया में जितने विकसित देश हैं,
जहां भी सुधार हुए हैं और जहां भी श्रमिकों को सुरक्षा दी गई है वो धीरे धीरे ही मिली है। तो अगर आज सरकार ये सोच रही है और सरकार ये कह रही है कि हम अगले 6 महीने के अंदर कोई ना कोई योजना लाएंगे जहां अनौपचारिक क्षेत्र को भी हम करेंगे, क्योंकि मैं ईपीएफओ का बोर्ड मेंबर हूं तो मुझे मालूम है कि ईपीएफओ में भी जो 3.0 रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें ईपीएफओ को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है उनको भी अगर वो चाहे तो उसमें दो क्लॉज आ रहे हैं। एक तो ये कि सेंट्रल स्टेट भी कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी के ईपीएफओ के लिए, और फाइनली एक सेल्फ कंट्रीब्यूशन का भी प्रस्ताव आ सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपसे हम बात कर रहे हैं, आप ईपीएफओ के मेंबर नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप ईपीएफओ का मेंबर बनना चाहते हैं, आप ऑनलाइन चले जाइए, सेल्फ कंट्रीब्यूशन वाले में जाकर के अपना नाम इनरोल कर लीजिए, आप पैसे जमा करते रहिए। क्योंकि तो देखिए ईपीएफओ में आने से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम में कोई भी आपको 8.25 का इंटरेस्ट नहीं देता। एक दूसरा चीज क्या है कि बैंक में अगर पैसा आप रखते हो तो उसमें सरकार की जो गारंटी होती है केवल 5 लाख की होती है। ईपीएफओ में आपका पैसा है तो उसमें सॉवरेन गारंटी है पूरी 100% की। तो इसलिए कोई भी आदमी अपना बचा हुआ पैसा, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, वो अगर चाहे तो यूएन नंबर अपना जनरेट करके अपना पैसा उसमें जमा कर सकता है। जी। और उसको जब चाहे तो पेंशन स्कीम डाल दे तो उसको भी, जैसे ईपीएफ के अन्य हमारे सब्सक्राइबर्स को पेंशन मिलती है उनको पेंशन मिलेगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इन योजनाओं में जो चीजें लाई गई हैं वो बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही भविष्य के लिए सही है। और धीरे धीरे जो हमारे मजदूर हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। तो राष्ट्र में जो पिछले 50 सालों से हम डिमांड करते थे, 2-3 इशू अभी मयंक जी कह ही रहे थे, मिनिमम वेजेस का एक मामला, तो मिनिमम वेज आ जाएगी तो एक फ्लोर लेवल वेज, उससे नीचे पूरे भारत में कोई फ्लोर लेवल वेज नहीं देगा। एक दूसरा सामाजिक सुरक्षा आ जाएगी। तो मिनिमम वेज और सामाजिक सुरक्षा ये दो इशू आपने अगर सेटल कर दिए तो जो हमारे कामगार हैं, खास करके अनौपचारिक क्षेत्र के, औपचारिक क्षेत्र के लोगों को तो सब कुछ मिलता ही है, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को आप एक अच्छा डिसेंट लिविंग की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा कदम है। जी मयंक जी, क्या इन नए प्रावधानों से श्रम बाजार में पारदर्शिता और उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है? जी बिल्कुल। और मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अब तक महिलाओं के लिए ही नाइट शिफ्ट में काम करने पे रिस्ट्रिक्शन था, तो एक जेंडर को ही हमने इंगेज करने से कानूनी तौर पे मना कर रखा था। अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। ऑफ कोर्स प्रोविजंस हैं कि हमारे को इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। वो सब करते हुए अब हम महिलाओं को नाइट शिफ्ट में इंगेज कर पाएंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, इन कानूनों ने पहली बार जो हमारे राइडर्स इतनी मेहनत करते हैं, इन वर्कर्स को एक गिग वर्कर का कानूनी अस्तित्व दिया है। अब तक ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं था इनका, ये एक इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर थे। अब इनने कानून में एक स्पेसिफिक कैटेगरी गिग वर्कर दिया गया है, एक उपाधि, और इनको सोशल सिक्योरिटी का भी पूरा पूरा बेनिफिट दिया गया है। तो हम जरूर ये देख रहे हैं कि हम ज्यादा फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से सर्टनली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जी, नए श्रम कानून भारत की कार्य संस्कृति को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इनके प्रभाव को समझना और सही रूप से लागू करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को इन कानूनों की जटिलताओं और संभावित परिणामों को समझने में मदद मिलेगी। एसपी तिवारी जी और मयंक डायस जी, आकाशवाणी से जुड़ने और अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्रमिकों के कल्याण और कारोबार में सुगमता के लिए लाई गई 4 नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिक्की के सहयोगी निकाय अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन के कार्यकारी समिति सदस्य मयंक डायस और ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र TUCC के महासचिव SP तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide